नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के उन प्रश्नों को लेके चलेंगे जो प्रश्न विगत 5 वर्षों से सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते रहे हैं, बारंबार पूछे जाते रहे हैं। तो उन प्रश्नों को लेके आज हम चलेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अधिक से अधिक नंबर आगामी परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे यूपी सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या हिंदी के अन्य किसी भी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आगे इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुबह शाम करना। सुबह शाम करना क्या हो ये मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह शाम करना मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना या दिन रात काम करना? सुबह शाम करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुबह शाम करने का अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना। टाल मटोल करना अर्थ हो जाएगा सुबह शाम करने का। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा? कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा बताना है आपको। बहुव्रीहि हो जाएगा या तत्पुरुष हो जाएगा या फिर कर्मधारय या फिर द्विगु समास? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग। कन्यादान का हो जाएगा कन्या का दान। कन्या का दान। कन्या का दान संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर तत्पुरुष समास दिया है तो सिर्फ तत्पुरुष समास लग जाएगा, सिर्फ तत्पुरुष लग जाएगा। और अगर इसने उसके अंदर चला गया, जैसा आप जानते हैं तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, तो उन भेदों में अगर चला गया तो तत्पुरुष समास के कई भेदों के आधार पे तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद। उन 7 भेदों में छठवां होता है संबंध तत्पुरुष। क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। तो ये जो है कन्यादान संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। कन्या का दान, का के की यहाँ पर लोप है। चलिए आगे अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो क्या बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास? तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? गौशाला, गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला। क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास ये भी है। ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में संप्रदान के अंतर्गत आ जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो गौशाला जो है तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में अगर पूछेगा, भेदों में पूछेगा, तो तत्संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो गौशाला संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। इसका विग्रह हो जाएगा गौ के लिए शाला। चलिए अगला प्रश्न, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम क्या होगा? अद्भुत, अंधकार, रात या प्रकाश? आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक का विलोम हो जाएगा अंधकार। आलोक का विलोम अंधकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम क्या हो जाएगा? विकार, मुखर, व्रत या कामचोर? ये सभी परीक्षाओं में, अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ही नॉर्मल देखने में लगते हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं और अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। तो देखिएगा, मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मुखर। मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मुखर। अगला प्रश्न, शब्दार्थम शरीरम तावत् काव्यम, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसने दी थी? काव्य शास्त्र की ये परिभाषा है। काव्य शास्त्र की ये परिभाषा है। काव्य शास्त्र की इस परिभाषा को किसने दिया? भामह ने, वामन ने, मम्मट ने या आनंदवर्धन ने? काव्य शास्त्र से भी एक प्रश्न आता ही आता है। तो शब्दार्थम सहितम तात्व काव्यम
की परिभाषा किसने दी थी? भामह ने दी थी। किसने दी थी? भामह ने थी। तो भामह ने यह परिभाषा दी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। तो हिंदी साहित्य में एक प्रश्न हम जान लेते हैं, जो प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो प्रथम इतिहास लिखा था गारसाद तासी ने। किसने लिखा था? गारसाद तासी ने। एक प्रश्न चलिए यहीं से हो गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? गारसाद तासी ने लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? गारसाद तासी ने लिखा। चलिए आगे इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा। राम कुमार वर्मा, सुमन राजे, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था? किसने लिखा था? जी हाँ, सुमन राजे ने लिखा था। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। और एक और चीज़ जान लीजिएगा, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। कौन सा इतिहास लिखा? दूसरा इतिहास लिखा। किसने? बच्चन सिंह ने। तो 3 प्रश्न हो गए। पहला इतिहास किसने लिखा? गारसाद तासी ने लिखा। किसने लिखा? गारसाद तासी ने। ठीक है। आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा। और दूसरा इतिहास किसने लिखा? दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह ने लिखा। चलिए अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार की परीक्षाओं में आया है ये कि रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा। तो रीतिकाल का कई लोगों ने नामकरण किया है, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर देखते रहिए। तो कह रहा है कि इसमें रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रीतिकाल का नाम दिया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और विश्वनाथ प्रसाद ने, किसने? विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसी को श्रृंगार काल कहा था। क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। रीतिकाल का नामकरण किसने किया था रीतिकाल के नाम पर? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। विश्वनाथ ने कहा। ये याद करने का विषय है। रीतिकाल को अलंकार, लेकिन ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न अलंकार काल है। चलिए आगे अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि पहला से प्रश्न तो बार पूछा जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज, चित्रा मुदगल, महादेवी वर्मा या बंग महिला? किसने हिंदी की पहली कहानी लिखा था? तो हिंदी की पहली कहानी लिखी थी, उनका पूरा नाम है राजा बाला घोष। नाम है राजा बाला घोष। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? राजा बाला घोष। और उन्हें ही क्या कहा जाता है? बंग महिला भी कहा जाता है। तो इनका नाम, पूरा नाम क्या था? राजा बाला घोष, जिन्हें बंग महिला कहा जाता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला, जिनका पूरा नाम था राजा बाला घोष। परीक्षा में पूछा था बीएड में एक बार कि इनकी पूरा नाम क्या था, तो हमने ले लिया, पूरा नाम भी बता दिया आपको। अगला प्रश्न, पात्रों से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट में है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? किसका है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन या निर्मला? यह अक्सर बार पूछा गया प्रश्न है। पात्रों से एक प्रश्न भी आता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र जो है सूरदास है, तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा किसका? सही आंसर हो जाएगा रंगभूमि का। रंगभूमि का पात्र कौन है? सूरदास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्न में कौन सी रचना अवधि में नहीं है। एक निवेदन आपसे मैं बार बार कहता रहा हूं, जितनी बार हो सके इसको शेयर जरूर करिए अपने सभी ग्रुपों में, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों वो इसका लाभ जरूर ले पाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना अवधि में नहीं है। ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत, वैराग्य, संदीपनी। निम्न में से पूछ रहा है कौन सी रचना एक ऐसी है जो अवधि में नहीं है। आप जानते हैं राम काव्य के जितने भी लेखक हुए हैं लगभग सभी ने अवधि में रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ये तो मुझे लगता है कि हर परीक्षा में लगभग आया हुआ प्रश्न है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधि है। पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि है। वैराग्य संदीपनी लेखक तुलसीदास, भाषा कौन सी है, अवधि है। सिर्फ एक रचना ऐसी है, कौन, विनय पत्रिका, जिसकी भाषा क्या है, ब्रज है। क्या है भाई, ब्रज है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी एक रचना है जिसकी भाषा क्या है, ब्रज है, तो हो जाएगा क्या, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है जिसकी भाषा क्या है, ब्रज है। अगला प्रश्न, सिद्धों ने किस भाषा में रचनाएं की हैं। सिद्धों ने किस भाषा में रचनाएं की हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका, सिद्धों ने किस भाषा में रचना की है। ऑप्शन नंबर 1 है संध्या में, दूसरा है संज्ञा में, तीसरा है संध में, चौथा है संदा में। किस भाषा में सिद्धों में रचनाएं की हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न एक भी इससे जुड़ा एक प्रश्न जान लीजिएगा कि सिद्ध कितने हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। ये भी याद रखिएगा, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है, जिसमें सरहपा, जिसमें हिंदी का जो प्रथम कवि है कौन, सरहपा, ये भी इसी में शामिल है। सिद्धों की संख्या 84 है, सरहपा प्रथम कवि भी उसी में शामिल है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। तो सिद्धों की संख्या 84। सिद्धों ने किस भाषा में रचनाएं की थी, ये भी है प्रश्न जो पूछ रहा है, किसमें की थी, संध्या भाषा में। सिद्धों की रचनाएं किसमें थी, संध्या भाषा में थी, संध्या भाषा में थी। कहीं कहीं पर इसे संध्या भी कहता है, घ है, लेकिन अगर ये लिखा होगा तो कहीं कहीं पे संध्या भी लिखा जाता है। तो संध्या लिखा होगा या संध्या लिखा होगा या संध्या लिखा होगा, दोनों देख लीजिएगा, दोनों में दोनों ही सही। ये नहीं सही क्योंकि ये घ लिखा हुआ है। संध्या या संध्या, दोनों में दोनों सही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला। कला और बूढ़ा चाँद, हिम तरंगिणी, परमाल रासो या हिम किटरनी। देखिएगा, परमाल रासो तो इनकी रचना है, जगनिक की रचना है ये। कला और बूढ़ा चाँद इनकी रचना है। हिम तरंगिणी, हिम किटरनी और तरंगिणी दोनों इनकी रचनाएं हैं। तो किस रचना के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी मिला, तो मिला था इनको किस रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या मिला था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में नासिक व्यंजन कौन है। नासिक व्यंजन कौन है, नासिक कौन व्यंजन होता है ये बताएंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। स, म, प, ग, कौन सा नासिक व्यंजन है। व्यंजन वर्णमाला से भी एक प्रश्न आते ही आते हैं, तो जहां से भी प्रश्न आते हैं मैंने एक एक दो प्रश्न वहां से लेने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा, स, म, प या ग। जी हाँ, अगर आप जान गए होंगे तो क्या हो जाएगा, म, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या होता है, नासिक होता है। वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, क से लेकर म तक। क से लेकर म तक के सभी वर्ग का अंतिम 5वां अक्षर क्या होता है, नासिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, म। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। अज्ञेय जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या लल्लू लाल। तो कौन हो जाएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हो जाएगा, इसमें से निम्न में से हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है। ये प्रश्न है, अज्ञेय जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर कौन हो जाएगा,
महादेवी वर्मा या फिर लल्लू लाल? बिल्कुल सही है अगर आप लल्लू लाल की तरफ जा रहे हैं। लल्लू लाल की एक रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर, प्रेम सागर एक रचना है लल्लू लाल जी की, और यही हिंदी का प्रथम गद्य भी माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? लल्लू लाल जी। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ से हैं? पोर्ट विलियम कॉलेज। पोर्ट विलियम कॉलेज कब? कलकत्ता। कहाँ पे है ये? कलकत्ता। एक प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में। 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कई प्रश्न इसमें से आ गए। हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी कहाँ से संबंधित हैं? पोर्ट विलियम कॉलेज से। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? तो कौन से हैं? लल्लू लाल जी। चलिए अगला प्रश्न, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता, कुटज एक निबंध है, इसके रचयिता कौन है? नरेंद्र पांडे, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नरेंद्र शर्मा? कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज जो है एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। तो कुटज एक ललित निबंध है और उसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? देवनागरी एक लिपि है। देवनागरी क्या है? लिपि है। देवनागरी क्या है? एक लिपि है। और हिंदी जो भाषा है देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक और है जो देवनागरी में लिखी जाती है? डोगरी, उड़िया, मराठी या सिंधी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मुझे लगता है 6 महीने पहले एक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था ये, कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठी। मराठी एक भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये प्रश्न आया है। तो क्या कह रहा है कि क्या पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी? तो मेवाती जो है किस उपवर्ग की बोली है? आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। क्या है? 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। अब इसमें से मेवाती किसमें से संबंधित है ये देखिएगा। तो पहले हम जानते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। बताया गया प्रश्न है, दोबारा दोहरा दे रहा हूं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। ये कौन है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है। कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसी तरह से पश्चिमी हिंदी से संबंधित कौन है? ये भी देख लीजिएगा, नोटेट करते चलिएगा। पश्चिमी हिंदी से संबंधित है कौन सा? कौरवी। ठीक है। ब्रज भाषा, ब्रज हो जाएगा और कन्नौजी हो जाएगा और एक हो जाएगा बुंदेली। ये कौरवी, ब्रज, ठीक है, कन्नौजी और बुंदेली, ये जो हैं कितने? 4 जो हो जाएंगे पश्चिमी हिंदी से। और मेवाती जो है राजस्थानी से संबंधित है। मेवाती किससे संबंधित है? राजस्थानी से संबंधित है। राजस्थानी बोली में भी, राजस्थानी उपवर्ग में भी कितनी भाषाएं हैं? 4 भाषाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी? मारवाड़ी लिखेंगे आप, मारवाड़ी, मेवाती और कौन? मालती। सॉरी, 3 ही है, 3 ही होती हैं, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है। तो मेवाती जो है राजस्थानी से संबंधित है। बिहारी में भी 3 होती हैं, ये भी जान लीजिए। बिहारी में 3 होती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी की होती हैं। तो ये इसमें से भाषा को जरूर पढ़िएगा, इसमें से एक प्रश्न आ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमने पूरा आपको बता दिया। पूर्वी हिंदी में कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन सा है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा,
बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी में कौन कौन सी हैं? बिहारी में है भोजपुरी, मगही और मैथिली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। भाषा की अगर पूछ दिया छोटी इकाई तो शब्द हो जाएगा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण या अक्षर हो जाएगा। कहीं कहीं पे ध्वनि भी देता है, तो ध्वनि, वर्ण या अक्षर याद रखिएगा। क्या याद रखना है? ध्वनि हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा और अक्षर। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाइयां। तीनों में से कुछ भी दे सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत में संविधान के अनुसार हिंदी का क्या स्थान है? भारतीय संविधान में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है? ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न का आंसर दिया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा या बोली। क्या आंसर हो जाएगा? तो आप जानिएगा, संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार, ये भी प्रश्न पूछता है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो 343 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। कैसे? संविधान के अनुसार। किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद के अनुसार। तो ये प्रश्नों को याद करते रहिए, कई प्रश्न में से बनते रहेंगे। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? पेड़ से बंदर कूदा, चूंकि पेड़ से बंदर कूदा तो कौन सा कारक हो जाएगा? कूदा मतलब दूर हट रहा है। क्या हो रहा है? दूर हट रहा है, और दूरी में क्या होता है? अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरना, बंदर का कूदना, ये सब क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, करा उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या दृक् समास? क्या हो जाएगा? उपकूल में कौन सा समास है? समास के बारे में पूछा है, प्रश्न है उपकूल में कौन सा समास होगा? तो आप जानते होंगे, पहले जान लीजिएगा, द्वंद्व समास में गिनती होती है, 2, 3, 4। पहला वर्ण क्या होगा? गिनती होगा। अव्ययी भाव में पहला भाग क्या होगा? अपव्यय होगा। अपव्यय में क्या आएगा? इसकी पहचान क्या है? नोट भी कर सकते हैं आप। अनु, भर, आ, प्रति, ठीक है, यथा, यावत, ठीक है, हर, ये सब इसमें आ जाता है अव्ययी में। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह 8 होते हैं, तत्पुरुष समास में 6 ले जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ जाता है। द्विगु समास में गलत हो गया। द्विगु समास में गिनती होती है, और द्वंद्व समास में दोनों बराबर होते हैं और योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों पद, और दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं द्वंद्व समास में। द्विगु समास में गिनती होती है, पहला पद गिनती होगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होगा। अव्ययी समास में क्या होता है? पहला जो है अव्यय होगा, जो अनुभर या यथा, यावत, प्रति, भर, ये होता है। तो चलिए, इसमें एक ट्रिक भी है। ट्रिक मैं आपको बाद में बता दूंगा कि एक वीडियो समास बनाऊंगा तो बहुत ही सरल ट्रिक है, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे अगले वीडियो में, जब समास का वीडियो बनेगा तब। अभी के लिए उपकूल में समास है, अव्ययी भाव समास है। उपकूल में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। उपकूल, उप लगा हुआ है, ठीक है। तो उप क्या है? यह जो है उप जो है अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं ये भी जान लीजिएगा। अव्यय वे होते हैं जो किसी भी लिंग वचन से परिवर्तित नहीं होते। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? अभी हमने आपको पीछे बताया था, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी होगा, तत्पुरुष होगा या द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद जो है अव्यय होता है, अनु, यथा, भर, आवत, हर। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु में आप ध्यान देना है कि पहला क्या होगा? पहला पद जो है गिनती होगा, तो चौराहा जो है
चार राहों का समूह हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह। ये भी याद रखना है हमको, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है, समास विग्रह भी पूछ देता है। तो अगला, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में तो अभी आपको पढ़े हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये हो जाता है किसमें? अव्ययी भाव में। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? अनुरूप। अनुरूप में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनुरूप में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका जो है समास विग्रह जो होता है, पूरा पद जो होता है, वो भी जान लीजिएगा, रूप के ऐसा। क्या हो जाएगा? रूप के ऐसा। ये हो जाएगा रूप के ऐसा। इसी तरह से अगर इसका भी आपको समास विग्रह जानना हो, चौराहों का तो बता दिया हमने आपको, ठीक है। उपकूल का जान लीजिए। उपकूल का भी होता है कुल के निकट। उपकूल करना क्या होता है? कुल के निकट। हमने आपको ये बता दिया ताकि अगर ये कहीं अगर विग्रह में पूछ दिया तो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात से मेरे से क्या संबंध है। पूछ रहा है मेरे से क्या संबंध है। इसमें जो है आपको त्रुटि देखना है कि कौन सा पद त्रुटि है, कहाँ पे गलती है, त्रुटि आपको देखनी है। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। करा इन चारों में से कौन सा एक पद है जो गलत है, जो त्रुटि है, जो वाक्य के अनुसार सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये त्रुटि वाला भी आता है। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा इसमें? मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। मेरे से का क्या संबंध है? यही गलत है। मुझसे क्या संबंध होना चाहिए था? मुझसे क्या संबंध होना चाहिए था? ये होना था। देखिए अगला प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार याद करने का एक ट्रिक मैंने ये भी बनाई है कि आप लिख सकते हैं पुरुष का, ठीक है, पुरुष का संबंध खुद से, का संबंध किससे? खुद से, निश्चय, अनिश्चय और क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। माने पुरुष का संबंध खुद से निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक होता है। ये याद कर लेंगे आप, ये ट्रिक है आपकी कि पुरुष का संबंध खुद से निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक होता है। पुरुष का संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध संबंधवाचक, खुद से निजवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये होता है आपका ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसका उत्तर देख लीजिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, कौन सा भूतकाल है? कौन सा भूतकाल है? कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? सामान्य भूत माने काम हो चुका है, सामान्य भूत होगा। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत माने जिसमें काम का कोई पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उसमें पूर्ण व्यवस्था ना हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, बात खत्म हो गई है, कन्फर्म है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पूर्णभूत। क्यों? क्योंकि खाना खा चुका हूं। अगर यहाँ पे चुका होऊंगा होता तो संदिग्ध हो जाता। तो चलिए पूर्णभूत हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काल से भी प्रश्न आते ही आते हैं। अगला, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल। शिव का विशेषण क्या होता है?
शिव का विशेषण क्या होता है? तो शिव का विशेषण होता है, क्या होता है? शिवेश। शिव का विशेषण क्या होगा? शिवेश होगा। शिव का विशेषण क्या होगा? शिवेश होगा। अगला प्रश्न, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। ये जो है ये रेखांकित है। देश की हानि जयचंदों से होती है, इसमें कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये पूछ रहा है इसमें। देश की हानि जयचंदों से होती है, क्या हो जाएगा? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाव या व्यक्तिवाचक? तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, इसमें भी विशेषण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, कौन सा गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? गुणवाचक में काला, पीला, नीला, बड़ा, छोटा ये होता है। संख्यावाचक में 1 2 3 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। परिणामवाचक में संज्ञा और सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है। और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? चीजें होती हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि परिणामवाचक क्या पूछ रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर दूध क्या है? दूध क्या है जिसको गिना नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। गिना जाता तो क्या हो जाता? संख्यावाचक हो जाता। लेकिन दूध गिना नहीं जा सकता तो ये परिणामवाचक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा परिणामवाचक। चलिए अगला प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3, 8, 4, 6 कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या हो जाएगा? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? क्या हो जाएगा? वह बहुत तेज भागता है। तो भागना क्या है? क्रिया है। भागना क्या है? क्रिया है। तेज क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। इस प्रकार से आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जाना। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आने पर जैसा मैंने कहा शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि किसी न किसी बच्चे को इसका फ़ायदा जरूर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।